हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की एग्ज़ाम आपको होने वाली है 18 और 21 जनवरी को। तो एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और हॉट टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट बनाया होगा तो आप देखे होंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस उन सब टॉपिक को लेते हुए, हॉट टॉपिक को बस लेते हुए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री हो चुकी है, पॉलिटी आपको मैं करवा चुका हूँ, विविध की टॉपिक मतलब सारी जो विविध है, इम्पोर्टेंट वो भी आपको हो चुकी है। अभी हम सब देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद जो आपकी क्लास आएगी नेक्स्ट, ये आपको आगे ज्योग्राफी की संपूर्ण ज्योग्राफी विविध हॉट टॉपिक, वो एक क्लास में एक ही वीडियो हम सब कवर करेंगे। पूरा अभी इकोनॉमिक्स हम सब कवर करेंगे, एक एक नज़र मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिस्ट्री पॉलिटी विविध हो चुकी है, ज्योग्राफी इसके बाद आएगी। और इकोनॉमिक्स आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। और इस क्लास करने के बाद आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हॉट टॉपिक आपको जो इंपॉर्टेंट है वो कंफर्म ही है, इसमें आपको कवर हो जाएंगे। 8 से 9 में कंफर्म रखिए कि ये सारे के सारे आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसेंट का है ये, लूसेंट का कोई अदर कॉपी, अदर बुक इधर उधर का नहीं लिए हैं, लूसेंट है। और लूसेंट का आपको पता है कि कितना अच्छा बुक होता है। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 46 पेज का ये पीडीएफ है, और 46 पेज में हम सब पूरा एक तरह से इकोनॉमिक को एक बार देखेंगे सरसरी नज़रों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी पीपीपी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, देश को वित्तीय और सांख्यिकी संस्थाओं से जीडीपी पीपीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो बाजार या सरकारी आधारिक विनिमय दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। ठीक है, पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी का तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करने वाले की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। क्या कह रहा है कि पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी का तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करने वाले की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बाजार देश की स्थानीय वस्तुओं, सेवाएं और मुद्रास्फीति दरों की सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, जो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत कर सकता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीब सीमा को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि पीपीपी का उपयोग है ना, अधिकतर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है ना, मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, एक आपको 2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पीपीपी के आधार पर दुनिया के 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी के आधार पर दुनिया के 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 में, तो जैसे कि रैंक देश प्रति व्यक्ति जीडीपी यूएसडी पीपीपी 2025 जीडीपी पीपीपी के आधार पर। यूएसए है 89,105, ठीक है, डॉलर प्रति व्यक्ति। जर्मनी का है 55,911 प्रति व्यक्ति डॉलर। यूके का 54,949 डॉलर। कनाडा का 53,558। फ्रांस का 46,792। आपको याद रखना है, आपको पहला नंबर यूएसए का याद रखना है, जर्मनी का याद रखना है। फिर इटली का 41,091 डॉलर। जापान का 33,995। जापान का हो गया। चीन का 13,657। ब्राज़ील का 10,234। और भारत का याद रखना 10वें नंबर पे भारत है जीडीपी पीपीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति 2,934 डॉलर। 2,934 डॉलर। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को मैंने लिया है, देख सकते हैं। ठीक है, एक आपको इधर भी टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धि। देखिए, टीकाकरण है आपको, फिर से कौन सा योजना कब चला, नारी सुरक्षा, आर्थिक हो गया, नरसिम्हन समिति कौन समिति हो गया, समिति का
देख सकते हैं कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर दूसरा पे आते हैं, पेज नंबर 1 हो गया है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन करता है। आर्थिक चरों जिनका परिणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन करता है आर्थिक विकास। नोट: किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। बाजार के आकार पर क्या करता है तो निर्भर करता है। आर्थिक विकास के माप की बात करें तो विभिन्न देशों के आर्थिक विकास, ये नहीं लिया गया, आर्थिक विकास के माप नहीं हटाए। आते हैं दूसरा नोट: जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए विलियम नोरघास तथा जेम्स टॉबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि NEW कहा यानी कि न्यू कहा। ठीक है, आगे आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सूचकांक। ठीक है, इनमें है ना आपको बस हम सबको यहाँ तक देखना है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023 में आया और इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है तो 193। ठीक है, 193 और भारत के रैंक इसमें क्या है तो 130 है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 के हिसाब से टोटल देशों में इसमें 98 देशों का मतलब इसमें रहा, 98 देश इसमें है इस सूचकांक में, और भारत का स्थान इसमें 86 रहा, 86। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 के हिसाब से टोटल देश इसमें 148 है और भारत के स्थान क्या है 131, भारत का स्थान 131। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 के 127 देश का डाटा है ये, और उसमें भारत का स्थान 105 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के डाटा के हिसाब से टोटल देश इसमें 133 है और इसमें भारत का स्थान कितना है 40। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के डाटा के हिसाब से इसमें देशों की संख्या 180 है और इसमें भारत की रैंक क्या है तो 151 है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के हिसाब से 176 देश इसमें टोटल है और भारत की रैंक इसमें कितना है तो 128। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 के हिसाब से इसमें टोटल देशों की संख्या 55 है और भारत इसमें कितना है तो 42वें नंबर में है, 42वें। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 के हिसाब से टोटल इसमें 179 देश हैं और भारत का स्थान इसमें कितना है तो 100। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 के हिसाब से टोटल देश इसमें 64 है सूची में और भारत के स्थान इसमें कितना है तो 40, कितना है 40। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 के हिसाब से टोटल इसमें 193 देश है और भारत का स्थान इसमें कितना है तो 99। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 के हिसाब से टोटल देश इसमें 147 है और भारत का स्थान इसमें 118 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के हिसाब से टोटल देश इसमें 67 है और भारत 10वें नंबर पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के हिसाब से 125 इसमें टोटल 163 देश है और भारत का स्थान इसमें 115वां। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक क्या है तो एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय क्या है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में UNDP की प्राथमिकता वाला क्षेत्र की बात करें तो एक है सतत विकास, दूसरा लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, तीसरा जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, चौथा लैंगिक समानता, पांचवा है आपदा प्रतिक्रिया, छठा है आपका विकास। UNDP गरीबी उन्मूलन और समानता को कम करने
हेतु लगभग 70 देश में कार्य करता है। कितने देश में काम करता है? 70 में। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में क्या करता है? तो मदद करता है। आगे लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 की बात करें तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 आधार वर्ष 2023 लिया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 के साथ 7 मई 2025 को ही जारी की गई। 7 मई 2025 को जारी की गई। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 102वें स्थान पर है, 102वें पे है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल की अगर बात करें तो पहला आपको था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व एवं शिक्षा सुनिश्चित करती है। दूसरा महिला शक्ति केंद्र, इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर के माध्यम से सशक्त बनाना है। आगे आपका राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना, राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना, यह बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में क्या करती है? तो मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती तथा स्तनयान कराने वाले माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती है, मातृत्व लाभ प्रदान करती है। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम के तहत आवास सुनिश्चित करती है, महिलाओं के नाम के तहत आवास को सुनिश्चित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बैंक खाते के माध्यम से लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। वर्ष 2005 में वर्ष 2005 से जेंडर बजट, 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया। इसमें महिला समर्पित कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है। आगे निर्भया फंड फ्रेमवर्क, निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्यापक कॉर्पस फंड प्रदान करती है। निर्भया फंड फ्रेमवर्क वन स्टॉप सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा एवं कानूनी सहायता जैसे कि सेवाएं प्रदान करती है। कौन? तो वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, ये सभी आपका लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में ये सभी है। आपका सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता है आपको। सुकन्या समृद्धि योजना बैंक खाते के माध्यम से लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। ये सभी योजनाएं चलाई गई है जो कि अभी भी चल रही है और पहले भी आपको चल रही थी। वर्ष 2005 से जेंडर बजट, 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है। इसमें महिला समर्पित कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है। निर्भया फंड फ्रेमवर्क बता दिया आपको, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्यापक कॉर्पस फंड प्रदान करती है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा एवं कानूनी सहायता जैसे कि सेवाएं प्रदान करती है। 10वां संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 में कि लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 सीट आरक्षित करती है, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीट पहले से ही क्या है तो आरक्षित है। 33% सीट पहले से ही क्या है तो आरक्षित है। आगे आपका विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को STEM यानी कि STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं साइंस, STEM मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित में उच्च शिक्षा के साथ साथ करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्टैंड अप इंडिया महिला ई हार्ट उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अन्य पहल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देती है। आगे आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन 2019 में CSO और NSSO का विलय कर बनाया गया है। दोनों का विलय करके बना दिया गया। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायक गतिविधियों का समन्वय करने के लिए NSO की परिकल्पना की थी। 3 महानिदेशक सांख्यिकी यानी कि DC स्टैटिस्ट महानिदेशक समन्वय प्रशासन और नीति DG यानी कि कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी और महानिदेशक राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी कि DG नेशनल सैंपल सर्वे हैं जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC की बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की, तो यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के दोनों रंगराजन है के अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय 2005 में से गठित हुआ था 2005 में NSC की। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसी के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना है। क्या करना है? तो कम करना है। ठीक है। बाजार लागत जो कि बाजार में उस कीमत के हिसाब से बिकती है। आगे आपका पंचवर्षीय योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि, जैसे कि पंचवर्षीय योजना अवधि जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य परसेंटेज में उपलब्धि। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच में आई। जीडीपी का वार्षिक प्रतिशत लक्ष्य 2.1 था और उपलब्धि रही 3.60%, यानी कि ज़्यादा हो गया। ये आपको नहीं देखना है। अब ये देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम अवधि क्या था, 1951 से लेकर 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चली थी, 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय रहा 1961 से लेकर 66 तक, 1961 से लेकर 66 तक। चौथी 1969 से लेकर 1974 ईस्वी के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है 1974 से लेकर 1978। छठी का रहा 1980 से लेकर 1985। छठी पंचवर्षीय योजना का समय रहा 80 से लेकर 85। वहीं सातवीं की बात करें 1985 से लेकर 1990, 1985 से लेकर 90। छठी का रहा 1980 से लेकर 85। पाँचवीं रहा 74 से लेकर 78। आठवीं 1992 से लेकर 1997, 1992 से लेकर 1997। वहीं नौवीं जो है आपको 1997 से लेकर 2002, 1997 से लेकर 2002। और 10वीं पंचवर्षीय योजना रहा आपको 2002 से लेकर 2007। 11वीं 2007 से लेकर 12, 12वीं 12 से लेकर 17, 12 से लेकर 17। 11वीं 2007 से लेकर 12। सर्वाधिक प्राप्ति रहा इसमें। ठीक है। सर्वाधिक प्राप्ति कौन? जीडीपी की। और उसके बाद उपलब्धि परसेंटेज में ये आपको 8.3 रहा। 12वीं 2012 से लेकर 17, इसमें 9.0% रहा जीडीपी की। सर्वाधिक संशोधित 8%। ठीक है। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजना भी बनी। इसके अतिरिक्त ये वार्षिक योजना है 1966 से लेकर 67 तक चले, 67 से लेकर 68, यानी कि इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजना भी बनी। तो वार्षिक योजना भी बनाई गई थी, जो कि 66-67 था पहला, 67-68 दूसरा, 68-69 तीसरा, 78-79 तीसरा, 79-80 चौथा तथा 90-91 पाँचवा, 91-92 छठा। ठीक है। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक, 7 कैसे पड़ गया? 66-67 1, 67-68 2, 68-69 3, यह 68-78-79 हो जाएगा आपका 4, 79-80 हो जाएगा 5, 90-91 हो जाएगा 6, 91-92 हो जाएगा आपका 7। ये आपको 7 बनी थी अतिरिक्त। पूछेगा क्वेश्चन कि योजना आयोग के अतिरिक्त कितने वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है आपको 7 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। नोट, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान के समवर्ती सूची यानी कि 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। आगे है, लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरोडो गिनी यानी कि इटली ने विकसित की है। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारण, इस धारण का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था। किसने किया था? तो अमर्त्य सेन को याद रखिएगा, 1999 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण के माप के लिए इस धारणा का विकास किया। उनके अनुसार अगर बात करें तो W बराबर म्यू इंटू 1 - G होगा, जहाँ क्या है तो यानी कि W क्या है तो कल्याण है, G क्या है विषमता की आय, और म्यू क्या है तो प्रति व्यक्ति आय। स्पष्ट है कि कल्याण यानी W में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय म्यू में वृद्धि हो या विषमता की आय G में क्या होगी तो कमी हो जाएगी। आगे है, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना तथा उनके प्रारंभ वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष की बात करें
तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1967 से लेके 1977 से लेकर 1978 के बीच में। एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि आपको आएगा यहाँ से। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से लेकर 1978 ईस्वी के बीच में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से लेकर 1978 के बीच में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से लेकर 78 के बीच में। उसके बाद ट्राइसेम कब आया? 1979 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। ड्विका 1982 में आया। इंदिरा आवास योजना 1985 से लेकर 86 ईस्वी के बीच में आया। जवाहर रोजगार योजना ये कब आया? 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में आया। 10 लाख कुआं योजना 1988 से लेकर 89 के बीच में आया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आया। 1993 में आया। ठीक है, आगे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो कि शहरी थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में आई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में आई। 1999 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि 2000 से लेकर 2001 ईस्वी के बीच में आई। अन्नपूर्णा योजना कब आई? तो 2000 ईस्वी में। अन्न श्री बीमा योजना कब आई? 2000 से लेकर 2001 के बीच में। 2000 से लेकर 2001 के बीच में आई थी। कौन? तो जनश्री बीमा योजना। अंत्योदय अन्न योजना कब आई? 2000 ईस्वी में। आश्रय बीमा योजना कब आई? 2001 से लेकर 2002 के बीच में। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से लेकर 2003 ईस्वी के बीच में आई। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से लेकर 2006 ईस्वी के बीच में आई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब आई? 2006 में आई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में आई। आगे आपको केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजना केंद्र सरकार जो घोषित किया है। ठीक है, घोषणा की थी। पहला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आया? 21 अगस्त 2014 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आई? 21 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को आई। स्वच्छ भारत मिशन कब आई? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को आई स्वच्छ भारत मिशन। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को आई। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014 का आई। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए कब आई? तो 10 नवंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कब आई? तो 25 दिसंबर 2014 का आई। 25 दिसंबर 2014 का आई। नीति आयोग आपको कब स्थापना हुई इसकी? 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण वो कायाकल्प 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो पहले कब आई? 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना कब आई? तो 22 जनवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015 को। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को आया। मुद्रा बैंक योजना कब आई? तो 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को। जननी सुरक्षा योजना कब आई? तो 12 अप्रैल 2015 को। 12 अप्रैल 2015 को जननी सुरक्षा योजना आई। जननी सुरक्षा योजना कब आई? 12 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को उजाला योजना।
जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आई? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना कब आई? उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना कब आई? तो 14 मई 2015 को, 14 मई 2015 को। कायाकल्प जन स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब आई? तो 15 मई 2015 को, 15 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को आई। डीडी किसान चैनल कब आई? 26 मई 2015 को। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को आई। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत ये कब आई? तो 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को शुरुआत हुई। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन देखिए फिक्स से क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से आएंगे आपको। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई, 1 जुलाई 2015 को हुई, 1 जुलाई 2015 को हुई। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन, 7 सूत्रीय मिशन अगस्त 2015 में, अगस्त 2015 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है ना 31 अक्टूबर 2015 को, 31 अक्टूबर 2015 को आई। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को आई, 5 नवंबर 2015 को आई। स्वर्ण बांड योजना, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बुलियन योजना, स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को आई, 5 नवंबर 2015 को आई। उदय, उदय यानी कि उज्ज्वल डिस्गम योजना, उज्ज्वल डिस्गम योजना, उदय योजना कब आई? 2015 में, 2015 में। अटल इन्वेंशन मिशन नीति आयोग की पहल पे, नीति आयोग की पहल पे 2016 में, 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को। आगे है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन कब आई? तो 21 फरवरी 2016 को, 21 फरवरी 2016 को, 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना कब आई? 4 मार्च 2016 को, 4 मार्च 2016 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय, ग्रामोदय से भारत उदय 14 से लेकर 24 अप्रैल 2016, 14 से लेकर 24 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को, 7 जुलाई 2016 को आई थी नमामि गंगे योजना, 7 जुलाई 2016 को आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना 8 फरवरी 2017 को आई थी, 8 फरवरी 2017 को आई थी। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल 2017 को। संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित, कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017 को, 3 मई 2017 को। और भी आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये बहुत पूछा जाता है आपको। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब आई थी? 4 मई 2017 को आई थी, 4 मई 2017 को आई थी। मातृत्व लाभ कार्यक्रम, मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017, 17 मई 2017 को। जिज्ञासा, जिज्ञासा योजना 6 जुलाई 2017 को, 6 जुलाई 2017 को। शादी शगुन योजना, शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017 को, 8 अगस्त 2017 को। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017 को, 22 अगस्त 2017 को। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना सहज बिजली घर घर योजना, ठीक है। सौभाग्य योजना कब आई थी? तो 25 दिसंबर 2017 को, 25 दिसंबर 2017 को। गरीबी भारत छोड़ो अभियान, गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को, 11 अक्टूबर 2017 को। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब आई थी? 13 अक्टूबर 2017 को, 13 अक्टूबर 2017 को। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, थाने महाराष्ट्र एवं कोरापुट ओडिशा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की
पायलट योजना 16 अक्टूबर 2017, 16 अक्टूबर 2017 को। भारतमाला परियोजना, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया। भारतमाला परियोजना आई थी 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर 2017 को भारतमाला परियोजना। एक धरोहर गोद लो योजना, एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017 को, 25 अक्टूबर 2017 को एक धरोहर गोद लो योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि रफ्तार, ये आए थे 1 नवंबर 2017 को, 1 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को, 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट चरण 2 योजना, भारत नेट चरण 2 योजना 13 नवंबर 2017 को, 13 नवंबर 2017 को। सुरक्षित शहर योजना, सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 को। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना 1 जून 2018, 1 जून 2018। पीएम आशा यानी कि पीएम आशा योजना आई थी 12 सितंबर 2018 को, 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018, 25 सितंबर 2018। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब आई थी? 10 अक्टूबर 2018 को, 10 अक्टूबर 2018 को, 10 अक्टूबर 2018 को। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018, 1 दिसंबर 2018। पीएम श्रम योगी पान धन योजना, पीएम श्रम योगी पान धन योजना 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019, 8 मार्च 2019 को पीएम कुसुम योजना आई थी, पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019। पीएम किसान पान धन योजना, पीएम किसान पान धन योजना 30 मई 2019 को आई थी, 30 मई 2019 को आई थी पीएम किसान पान धन योजना। पीएम कर्मयोगी मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ हुआ था, 30 मई 2019 को आई थी, 30 मई 2019 को आई थी। सोमन, सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019 को, 10 अक्टूबर 2019 को। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019 को। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को। ग्राम भंडारण योजना, ग्राम भंडारण योजना 1 फरवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को। धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020 को, धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020 को। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को, किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को, कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020, विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020 को। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को, 26 मार्च 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को। गोल गोइंग ऑनलाइन, क्या कहते हैं, ऑनलाइन एच लीडर्स आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की घोषणा, यह आई थी 15 मई 2020 को, 15 मई 2020 को। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में, 2021 में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कब आई थी? 1 फरवरी 2021 को, 1 फरवरी 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए 29 मई 2021 को, 29 मई 2021 को, 29 मई 2021 को। आगे का टॉपिक है आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं, ठीक है। जैसे कि योजना और घोषणा की तिथि अगर बात करें तो पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना आपको 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी घोषणा, इसकी 15 अगस्त 2021 को हुई। 90 स्माइल यानी कि मुस्कान योजना, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना चली थी 12 फरवरी 2022 को। डीएनटी यानी सीड योजना, डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्थ घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए हुआ था 16 फरवरी 2022 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 से, 22 जनवरी 2024 को लागू हुआ। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की को 10 वर्ष
से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगा। इस पर 9.5% वार्षिक ब्याज अनुमान होगा, 9.1%। नए आर्थिक सुधार नीति से संबंध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। नई आर्थिक सुधार नीति से संबंध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली कर देखें तो आपको निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण और विनिवेश है। निजीकरण मतलब क्या होता है, आपको पूछता है सब क्वेश्चन, आपको निजीकरण मतलब क्या होता है। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। यानी क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना अथवा निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण की बात करें, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या लगभग समाप्त ही कर देने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है, निजीकरण भी इसके अंतर्गत शामिल होता है उदारीकरण में। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया, नाम से पता चल रहा है वैश्वीकरण है, यानी किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्य कुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। विनिवेश, विनिवेश मतलब सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। पहला व्यापारिक बैंक याद रखिएगा, पहला व्यापारिक बैंक आपका क्या था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में खोला गया था। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। 1790 में पहला बैंक आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक था। क्या था प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय बैंक जो है प्रथम भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था, 1881 में। ठीक है, इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया 1894 में, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था पूर्ण रूप से। ऐसे पहला पूछेगा तो अवध कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा, यानी कि पहला बैंक जो कि खोला गया था सीमित दायित्वों का प्रथम भारतीय अवध। लेकिन सबसे पहला अगर पूछेगा भारत में, तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक पूछेगा तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी की गई। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कौन कौन सा बैंक आपसे पूछता है कि स्टेट बैंक है ना, किन किन बैंकों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा तीनों। पहला आपको है कि 1800 में जो बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। 8 बैंकों को 1959 में। कुछ है कि पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी पहले चरण जब हुआ था राष्ट्रीयकरण का, तो उसमें जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे आपको बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद चौथा आपको देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें, दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक, पंजाब तथा सिंध बैंक और दूसरा छठा आपका विजया बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किया गया था सरकार, पंजाब तथा सिंध बैंक, उसके बाद छठा विजया बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ।
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। पहला आपको एम.एन. गायपोडिया समिति, एम.एन. गायपोडिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य, ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से था। एक घोष समिति, एक घोष समिति बैंक में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य, बैंक में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य था। उसके बाद नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंक सुधार से, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। पी.आर. नायक समिति, पी.आर. नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। एस.एस. तारापुर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से। उसके बाद आर.वी. गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। उसके बाद वाई.वी. रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से। पी.आर. खन्ना समिति, पी.आर. खन्ना समिति गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से। दीपक पारेख समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य, आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से दीपक पारेख समिति। डी सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य डी सुब्बाराव समिति हुआ था। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, जैसे कि आपका न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश, जैसे कि ये आता दामोदरन समिति के आधार पर। उसके बाद श्यामला गोपीनाथ समिति लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य में, लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य से था। एक खांडेवाल समिति बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य, बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से। बीमल जालन समिति नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य, उसके बाद आपका उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए था। उर्जित पटेल समिति सब समिति एक बार देख लेते हैं। बैंकिंग सुधार से जो समिति था आपको एम.एन. गायपोडिया समिति, ये बस नाम समिति पूछेगा आपको। एक घोष समिति, फिर उसके बाद आपको नरसिम्हन समिति हो गया, पी.आर. नायक समिति, एस.एस. तारापुर समिति, आर.वी. गुप्ता समिति, वाई.पी. रेड्डी समिति, पी.आर. खन्ना समिति, दीपक पारेख समिति, डी सुब्बाराव समिति, दामोदरन समिति, श्यामला गोपीनाथ समिति, ए.के. खांडेवाल समिति, बीमल जालन समिति, उर्जित पटेल समिति। ठीक है। रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव, रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है, रिवर्स रेपो दर की बात करें तो अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों में कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्रोत्साहित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या होता है। रिवर्स रेपो दर में अगर हम वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? पहला कि वाणिज्य बैंक जैसे कि आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएगा। वाणिज्य बैंक क्या करेगा? तो आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएगा और इससे बैंक की तरलता में क्या आ जाएगी? तो कमी आएगी तरलता में। दूसरा, बाजार में तरलता की कमी होगी, और परिणाम स्वरूप ब्याज दरें क्या होगी? तो वृद्धि हो जाएगी। रिवर्स रेपो दर वृद्धि होगी तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में भी तरलता क्या आ जाएगी? कमी आएगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी, अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। समग्र मांग में क्या आ जाएगी? तो गिरावट आ जाएगी। पांचवा, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होगी। अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में क्या होगी? तो सहायक होगी।
रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर, अब कमी उससे बढ़ाए थे, अब कमी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। रिवर्स रेपो दर में कमी इसके वृद्धि के विपरीत प्रभाव डालेगी, अर्थात बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएगा। अल्पकालीन ऋण जो है ना कम मात्रा में उपलब्ध कराएगा। इसके कारण बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी, बाजार में भी तरलता में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में भी कमी आएगी। समग्र मांग में वृद्धि होगी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होगी? तो वृद्धि होगी, जो मुद्रा अवस्थिति नियंत्रण में क्या होगी? तो सहायक होगी। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहक की छोटी छोटी बचत पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक कहा जाता है। बचत बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपको। प्रमुख वित्तीय संस्था, प्रमुख वित्तीय संस्था, क्रम संख्या, प्रमुख वित्तीय संस्था, स्थापना वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सभी तो इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा ही जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक निगम, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जनवरी 1995 में, जनवरी 1955 में, जनवरी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय का है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को, 1 फरवरी 1964 को। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1992 को, नबार्ड इसको बोलते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 को, 20 मार्च 1985 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय का इसका लखनऊ में, अप्रैल 1990 में। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय का इसका लखनऊ में, अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1988 को, जुलाई 1988 को हुई थी राष्ट्रीय आवास बैंक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। आगे आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय इसका क्या है? मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय इसका मुंबई में है। सितंबर 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। सितंबर 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1972 किया गया, 1 अक्टूबर 1972 को किया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 किया गया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया, 12 जुलाई 1982 को। मुद्रा गुणांक, मुद्रा गुणांक के बारे में है। मुद्रा गुणांक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात से है। मुद्रा गुणांक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात से है। मुद्रा गुणांक बराबर M/H होता है, जहाँ M क्या है तो मुद्रा का स्टॉक है और H क्या है तो शक्तिशाली मुद्रा है। चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से क्या होता है तो अधिक होता है, इसीलिए मुद्रा गुणांक का मूल्य 1 से अधिक होता है, इसीलिए इसका मूल्य 1 से अधिक होगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार पर मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणांक में वृद्धि होती है। चलन में क्या होता है, जब चलन में मुद्रा बढ़ने से क्या होता है तो मुद्रा गुणांक में भी वृद्धि होती है। विश्व में प्रसिद्ध शेयर बाजार के सूचकांक, शेयर बाजार के सूचकांक, शेयर मूल्य सूचकांक, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि डो जोन्स न्यूयॉर्क, इसका स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो न्यूयॉर्क है। निक्की टोक्यो, निक्की शेयर मूल्य सूचकांक किसका है? टोक्यो का। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के सूचकांक, ठीक है। न्यूयॉर्क का जो शेयर मूल्य सूचकांक है डो जोन्स है, टोक्यो का निक्की है। फ्रैंकफर्ट का आपका मिडडेक्स, हांगकांग का होंगसेंग, सिंगापुर का सीमेक्स स्टेटस टाइम्स है सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। कोरिया का कोस्पी। सेट है आपका थाईलैंड का, सेट किसका है? थाईलैंड का। तेन है आपको ताइवान का, तेन किसका है? ताइवान का। तेन है ताइवान का। संघाई कॉम किसका है तो चीन का है। नास्दाक किसका है? यूएसए का। नास्दाक किसका? यूएसए का। एक बार आप देख लीजिए क्या है, शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है, शेयर मूल्य सूचकांक है। संघाई कॉम किसका है? चीन का। नास्डा किसका? यूएसए का। एस एंड पी किसका? तो कनाडा का। बोविस्पा किसका? तो ब्राजील का। मिप्टेल किसका है? इटली का है। आईपीसी किसका? तो मैक्सिको का है। देखिए थोड़ा सा स्पीड हम जरूर चलते हैं क्योंकि कम टाइम में मेरा टारगेट रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना, ठीक है। सियोल कंपोजिट किसका? तो सियोल का है। F8SE यानी कि F8SE 100 किसका है? लंदन का है, ठीक है। नोट एक, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट का उल्लेख ही नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में संविधान में बजट के बारे में कहा गया है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाते हैं। आगे आपका कि एक पॉइंट आपको नोट की, यदि कम राजस्व व्यय और उच्च पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में उधारी का अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और घरेलू उत्पाद अधिक हो सकता है। वही दूसरी ओर यदि अधिकांश घाटे का वित्त पोषण राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है तो यह भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत बुरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उधारी के संदर्भ में इस भारी दायित्व के माध्यम से केवल नियमित खर्चों से निपटा जाता है और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं क्या है आगे का। एक पॉइंट आपको नोट में कि राजकोषीय समेकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने का उपाय कर अर्थव्यवस्था के राजस्व स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। राजकोषीय समेकन के घटकों में बेहतर राजस्व प्राप्तियां और बेहतर तालमेल वाले व्यय शामिल है। बेहतर तालमेल वाले क्या है? तो व्यय शामिल है। आगे देखते हैं। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से ही होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। पहला नोट है कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ करता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुत पूछा जाता है आपको, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, STI आदि, ये सब क्या है? तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। वहीं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात करें तो होटल प्राप्ति पर कर राज्य सरकार के हैं, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर सरकारी अचल संपत्ति पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर, ये सभी क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे आपको सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर। सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, ये सभी हो जाएंगे। केंद्र सरकार का पहले देख लेते हैं। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर, ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर 1994 से 95 के बीच में, ठीक है। वहीं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें, बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ये सभी हो जाएंगे आपको राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। महत्वपूर्ण कर सुधार समिति अगर बात करें, महत्वपूर्ण कर सुधार समिति की तो समिति और कार्यक्षेत्र ये बहुत पूछा जाता है आपका। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से था, प्रत्यक्ष कर से। LK झा समिति का संबंध था अप्रत्यक्ष कर से। राजा चलैया समिति
कर सुधार से। राजा चलैया समिति किससे संबंधित था? तो कर सुधार से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। पार्थ सारथी सीम समिति, पार्थ सारथी सीम समिति कर नीति से। वाई रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा, आयकर छूटों की समीक्षा। वाई रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा से था। भूरेलाल समिति, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, मोटर वाहन करों में वृद्धि। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित था। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पाद और प्रशुल्क संरचना के संबंधों में सिफारिश, पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। रंगराजन समिति था आपका पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश था रंगराजन समिति का। आगे आपका जीएसटी परिषद संरचना, जीएसटी परिषद संरचना जैसे कि अध्यक्ष, जीएसटी परिषद संरचना में अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित उपाध्यक्ष। जीएसटी परिषद संरचना में उपाध्यक्ष जो है ना राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त कराधान मंत्री होते हैं इसके सदस्य। गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का 50%, गणपूर्ति कोलम कुल सदस्यों का 50%। वहीं मान की बात करें, राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3, राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3 में। निर्णय 75% बहुमत से, 75% बहुमत से होता है। नोट, जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधित सभी मुद्दों तथा विधि नियम व दर आदि पर निर्णय करेगी। नोट है ना, नोट है कि जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों तथा विधि नियमों व दर पर आदि पर निर्णय करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि उत्पाद बोर्ड और कृषि उत्पाद बोर्ड के बारे में निकाय मुख्यालय अधिनियम, निकाय मुख्यालय अधिनियम फाटाक से देख लेते हैं जल्दी से। कितना कुछ रहता है देखिए। पहला आपका है, पहला आपको कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड की मुख्यालय, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टायम में। कहाँ पे रबर बोर्ड का मुख्यालय? कोट्टायम में। रबर अधिनियम केरला 1947 के द्वारा अधिनियम, इसकी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। चाय बोर्ड, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। चाय अधिनियम 1953 के तहत इसका स्थापना किया गया था। तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहाँ? तो गुंटूर में, गुंटूर। तंबाकू अधिनियम 1975 के द्वारा। मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ? तो कोच्चि केरल में है। मसाला अधिनियम 1986 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रशासन बोर्ड, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसारण बोर्ड, इसकी मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। 26 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना किया गया था, 26 दिसंबर 2008 को। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, इसकी जो है ना कहाँ पे मुख्यालय इसका? पुणे में, पुणे में है। 2 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना किया गया था, 2 जनवरी 2009 को। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में, 2006 में। भारत के दूध का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। यह भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है डेयरी, और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार भी देती है। कौन? तो डेयरी। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है, श्वेत क्रांति, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, श्वेत क्रांति के जनक। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम श्वेत क्रांति की गति को तेज करने विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान के बारे में देखते हैं। पीएम किसान भारत सरकार की 100% क्या कहते हैं निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 1/12/2018 से प्रभावी है। इनमें सभी किसान शामिल हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ शर्त तय की है। इसके अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने नाम से खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। किसान का अपने नाम से, किसान के बाप या दादा के नाम से खेती योग्य जमीन है तो वह किसान इस योजना का हकदार नहीं होगा। बटाईदार, खेतीहर, मजदूर, सरकारी कर्मचारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सभी किसान परिवार की आय में प्रत्येक 4 महीने के अंतर्गत
2003 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की सहायता दी जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कहते हैं, लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग। लाइसेंसिंग यानी कि इस उद्योग को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। लाइसेंस मतलब आपको परमिशन एक तरह से हुआ। पहला, अल्कोहल युक्त पेय का आश्वासन व इनसे शराब बनाना, इसमें भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, तंबाकू के सिगरेट एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, ये भी आपको, इसमें भी आपको इस उद्योग को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के में, इसमें भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। खतरनाक रसायन में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, भारत के महारत्न कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI 1 नंबर इसमें भी फिक्स है आपका, ये आपको अक्सर पूछा जाता है आपको एग्जाम में। बिहार के एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी बिहार के एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं, तो ये फिक्स है, सब क्वेश्चन आपको आते हैं। लुसेंट ऑल इन वन है। भारत की महारत्न कंपनियां, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC का स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? नई दिल्ली में है। वहीं आपको तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC का स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में मुख्यालय इसका देहरादून में है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल का स्थापना 1973 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय तेल निगम IOC इसका जो ना स्थापना 1964 में हुआ था। 1964 में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL इसका स्थापना 1975 में और मुख्यालय से कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल BHEL 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल की स्थापना 1984 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का स्थापना 1977 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL का स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC इसका स्थापना 1986 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि REC इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। OIL इंडिया लिमिटेड OIL इसका मुख्यालय दुलियाजान में है। 1959 में इसका स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल की स्थापना 1964 में हुई थी। बहुत पूछा गया हाल का स्थापना 1964 में हुआ था बेंगलुरु में। 24 जनवरी 1976 को ब्रह्म सेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारत रिफाइनरी लिमिटेड बनाया। 1 अगस्त 1977 को भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। सितंबर 2017 में इसे महारत्न का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, और भी आपका है। ठीक है, भारत नवरत्न कंपनी के नाम स्थापना वर्ष मुख्यालय। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि कॉनकोर इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में MTNL की। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको की स्थापना 1981 में हुई थी भुवनेश्वर में। नालको की स्थापना 1981 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NLCL इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई में है।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? तो हैदराबाद में। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL 2003 में इसका स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका है ना स्थापना 1961 में हुआ था, 1961 में, और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंबई में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेशी लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, यानी इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF, इसकी स्थापना 6 मार्च 1978 को हुई थी। मुख्यालय से कहाँ है? तो मुंबई में। इरकॉन का स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय से कहाँ है? तो नई दिल्ली में। राइट्स का स्थापना 26 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव में। नेशनल फर्टिलाइजर्स NFL का स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी। कहाँ पे? तो नोएडा में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC, इसका मुख्यालय 2 मार्च, इसकी स्थापना 2 मार्च 1957 को हुई थी। मुख्यालय से कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अधिकतर आपका नई दिल्ली में, अगर आपको याद नहीं हो तो नई दिल्ली आप लगा कर निकल सकते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको, इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा के स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो मुंबई में। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? तो नई दिल्ली में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI 20 सितंबर 2011 को इसका स्थापना हुई थी। कब? तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC का स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। 7 नवंबर 1975 को। कहाँ पे? तो फरीदाबाद में। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN 24 मई 1988 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो शिमला में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC 12 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1986 को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई। मेक इन इंडिया का प्रतीक कॉग से बने शेर हैं। आगे है एक पॉइंट है, नोट। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत की गई थी। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 2016 में किया गया था, 1 अक्टूबर। यह दिवाला से संबंधित दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपक्रम को विनियमित करता है। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प और व्यक्तिगत दिवालियापन से संबंधित लेन देन के नियमों को बनाता है एवं लागू भी करता है। श्रम ब्यूरो के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को की गई थी। 1 अक्टूबर 1946 को की गई थी। आगे की 1 अक्टूबर 1946 को की गई थी किसका? श्रम ब्यूरो का स्थापना। इसका मुख्यालय शिमला एवं चंडीगढ़ है। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? शिमला और चंडीगढ़ में। श्रम ब्यूरो मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध,
काम करने और रहने की स्थिति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के काम काज के मूल्यांकन आदि के संबंध में आंकड़े एवं संबंधित जानकारी एकत्रित व प्रकाशित करती है। उद्योग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जैसे कि महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के अलावा कृषि और ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों पर आंकड़े संगठित और असंगठित क्षेत्र में उद्योग की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। पॉइंट है आपका कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय नोएडा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय नोएडा और केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो नागपुर में है। ये दोनों आपसे पूछता है कि केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो नागपुर में है। ये दोनों संगठन श्रम मंत्रालय के ही अंतर्गत संलग्न है। कुछ प्रमुख कथन के देखते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। चुनाव का विज्ञान है, ये किसने कहा तो रॉबिन्स ने कहा था, रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी आपको रॉबिन्स ने कहा था, रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये कहा था आपको मार्शल ने। आदर्श विज्ञान है, मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, ये रॉबिन्स ने कहा था। 3 चीज आपको रॉबिन्सन ने कहा था। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, जेके मेहता ने कहा था, जेके मेहता ने। अर्थशास्त्र प्रमुख पुस्तकें, अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तकें की बात करें, पुस्तक व लेखक जैसे कि आपका पहला है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। आगे है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये लिखा गया सैमुअल एडम्स के द्वारा, सैमुअल एडम्स के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा गया आपको मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया तो मार्शल के द्वारा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस लिखा गया रॉबिन्स के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा। दास कैपिटल, दास कैपिटल लिखा गया आपको कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया तो कार्ल मार्क्स द्वारा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी, ये लिखा गया आपको जे.एम. केंज के द्वारा, जे.एम. केंज के द्वारा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखा गया आपको किन्स के द्वारा, जॉन किन्स के द्वारा, किन्स के द्वारा। हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार, ये लिखा गया, ये भी आपको लिखा गया जॉन किन्स के द्वारा, किन्स के द्वारा लिखा गया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी, ये किन्स के द्वारा। हाउ टू पे फॉर वार, ये भी लिखा गया आपको किन्स के द्वारा। ठीक है, पुस्तक आपको पूछता ही है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये लिखा गया का सैमुअल्स द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स के द्वारा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट इंटरेस्ट एंड मनी जे.एल. केंज के द्वारा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी इंटरेस्ट एंड मनी किन्स के द्वारा। हाउ टू पे फॉर वार किन्स के द्वारा। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति जब प्रभाव पड़ता है तो इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति पे प्रभाव पड़ता है तो उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को क्या होती है तो हानि होती है मुद्रास्फीति में। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, निश्चित आय वाले को, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्गों को क्या होता है तो लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है मुद्रास्फीति से। धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। मुद्रास्फीति में जो है ना व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, व्यापार संतुलन है ना विपक्ष हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में क्या हो जाती है तो कमी आ जाती है। आगे बात करें तो सिद्धांत एवं प्रतिपादक, सिद्धांत एवं प्रतिपादक, जैसे कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी का दुष्चरक दृष्टिकोण प्रक्षण, गरीबी का दुष्चरक दृष्टिकोण प्रक्षण बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था रैगनर नर्क्स ने दिया था। प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर वी.एस. मिन्हास ने, वी.एस. मिन्हास ने। देखिए आप सेट बनाए होंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टॉपिक को हम लिए हैं जो कि पूछा जा रहा है और अधिकतर क्वेश्चन वहां से आते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर वी.एस. मिन्हास एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस गुनार मिडल। प्रबल धक्का सिद्धांत, प्रबल धक्का सिद्धांत रोज स्टिन रोल्डा। और संतुलित विकास सिद्धांत ये लिखा है हर्षमैन ने।
स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये लिखा है आपको रोस्टॉव ने। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस ये लिखा आपको एसके सेन के द्वारा लिखा गया। आगे आपको भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ के द्वारा भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, सॉरी ये कथन है, ये भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण ये कथन है, ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा ये सिद्धांत या कथन कहिए। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत एडम स्मिथ। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टॉव के द्वारा। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्षमैन के द्वारा। प्रबल धक्का सिद्धांत रॉजस्टिन रोंडा के द्वारा। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर के द्वारा। व्यय कर लिखा गया केल्डर के द्वारा व्यय कर। टोबिन कर सिद्धांत है ना, ये जेम्स टोबिन ने मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT। प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT मूल्य वर्धित कर। प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस, ठीक है, मूल्य वर्धित कर दिया थे मारिस फारे और कार्ल शुप विकसित किया, ठीक है, मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT। प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस मूल्य वर्धित कर मारिस फारे और कार्ल शुप ने इन्हें विकसित किया था। सिद्धांत ये सभी सिद्धांत एवं प्रतिपादक कुछ और है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? JS मिल ने न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल ने दिया। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पावर ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पेगु ने। कर दय क्षमता दिया था बलार्क ने। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत AP लर्नर ने दिया। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स ने। महत्वपूर्ण समिति देखते हैं। महत्वपूर्ण समिति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पे। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला पे। दांत वाला समिति क्या है? तो दांत वाला समिति किस पे गठित था? तो बेरोजगारी का अनुमान का लगाना। उसके बाद आपका सरकरिया समिति केंद्र राज्य से संबंधित था। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से। महानोबिलिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित था। रंगराजन भुगतान संतुलन से संबंधित था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित था। गायपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से था। गायपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से पूछा गया था। गायपोड़िया समिति जब मैं किरण के प्रीवियस ईयर करवा रहा था PYQ, इसमें यह था गायपोड़िया समिति का संबंध किससे था? तो बैंक सेवा सुधार से था। भूरेलाल समिति का संबंध था मोटर वाहन करों में वृद्धि। आगे आपका भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। तारपोर समिति रुपयों की पूंजी खाते पे परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित था। डॉक्टर कीर्ति अस्पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। से संबंधित था डॉक्टर कीर्ति अस्पारिक समिति। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित था। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित था। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित था। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित था। आगे आपका विविध तथ्य देखिए। अब जो इकोनॉमिक्स के मतलब लास्ट में जो खत्म हो गया और उसमें जो विविध दिया हुआ था, ऐसे तो विविध आपको जो भी था ऊपर में वो करवाए थे, ये सब विविध का अंतर्गत आता है कि एक लाइन में जिसका आंसर विविध है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता दोनों चीन है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से ही होती है। केंद्र को भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में
दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो 1997 ईस्वी में महाराष्ट्र है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया था। बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो आर रॉडन ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चित्ररंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चित्ररंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? तो भारत में ही है। भारत में सर्वाधिक नागरीकरण गोवा राज्य में हुआ है, सर्वाधिक। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने दिया था। रिचर्ड स्टोन ने दिया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। साख मुद्रा को क्या कहते हैं? ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति क्या है? संरचनात्मक है। भारत में पाए जाने वाली बेरोजगारी प्रमुख प्रकृति कैसी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में क्या होती है? तो कमी आ जाती है। कर की दरों में कमी आ जाती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। आगे, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात है ना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग का स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। वहीं भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में। कहाँ पे? यूके में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। सिरपुर। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है। आगे आपका व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि है। व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? तो व्हाइट गुड्स कहलाते हैं।
लास्ट पेज है आपका कि ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी की अधिकतम उपभोक्ता है। ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। किसी देश एक्स में आर्थिक समृद्धि होगी यदि एक्स पूंजी निर्माण होगा। यदि कि क्या कहता है, किसी देश में एक्स में आर्थिक वृद्धि होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होगा। आगे आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को श्रम ब्यूरो जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को श्रम ब्यूरो जारी करता है। मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि सीपीआई में, उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक कीमत सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई की तुलना में अधिक होती है। डब्ल्यूपीआई की तुलना में क्या होती है, तो अधिक होती है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ग्रहण नहीं करता जो सीपीआई करता है। क्या करता है, सीपीआई करता है। आर्थिक समृद्धि समानता, आर्थिक समृद्धि समानता मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है। समानता मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है। मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष की कीमत स्तरों का प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है। आधार प्रभाव के लिए कभी कभी मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि को उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। तीव्र वृद्धि को उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। अटल नवाचार मिशन नीति, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। आयोग के अंतर्गत स्थापित है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मांग मुद्रा का अल्पकालीन वित्त है। मांग क्या है, तो मांग मुद्रा का एक अल्पकालीन वित्त है, अल्पकालीन वित्त है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। मांग मुद्रा का एक अल्पकालीन वित्त है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। वेंचर कैपिटल का अर्थ है, वेंचर कैपिटल का अर्थ है नए उद्यमों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। वेंचर कैपिटल का अर्थ है नए उद्यमों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी शुल्क से मुक्त होती है, किसी भी शुल्क से मुक्त होती है। यह भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों पर विचार कर सकता है, शिकायतों पर विचार कर सकता है। आगे है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक सार्वजनिक खाता है। क्या है, तो एक सार्वजनिक खाता है। कौन, तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, हर कोई निरीक्षण कर सकता है लेकिन जिसे कोई एकल उपयोगकर्ता नियंत्रित नहीं करता है। ब्लॉकचेन की आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशन किसी भी अनुमति के बिना विकसित किए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन के आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशन किसी भी अनुमति के बिना विकसित किए जा सकते हैं। पूछेगा किसके अनुमति की आवश्यकता है कि नहीं, नहीं, किसी भी अनुमति के बिना वो विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स था ये। इकोनॉमिक्स देखिए लगभग 46 पेज का हम लिए हुए थे कटिंग करके, 46 पेज लगभग आपका हम लिए हुए थे। इंपॉर्टेंट आपका हम करवाए। सिद्धांत किसने दिया, कौन सा बोर्ड कहाँ पे है, कौन सा बुक किसने लिखा, देखिए कितना कुछ का रिकॉल आपका हो गया है। देखिए और सीपीआई एक लिमिटेड है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारा हो गया। योजना का जो था इस योजना जो है, कौन सी योजना कब शुरुआत हुई, ये भी आपका हम करवा दिए। योजना का क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स है कि आपको वहाँ से आपको आएगा। और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है, सारे आपका रिकॉल हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कितना कुछ का रिकॉल आपका करवा चुके हैं। प्रमुख वित्तीय संस्था स्थापना वर्ष और आपका समिति, फिर कौन कौन समिति किससे संबंध रखता है, ये हो गया आपका। फिर आपका देखिए ये जो गरीबी योजना है, ये सब आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट था। तो सारे के सारे आपको कवर हो चुके थे जो जो हम लिए थे। और इससे अभी जो है इकोनॉमिक्स था ये, अभी क्या था, अभी आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स आपका ख़त्म हो चुकी है। और अभी आपको ज्योग्राफी क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, यानी कि 8 चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो आपको बचेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, विविधि, इसका भी हम विविधि लेंगे। विविधि यानी कि स्टैटिक्स टाइप में क्वेश्चन जो भी बनेगा इसका, वो सारा हम लेंगे और वो आपको हम कवर करवाएंगे एक एक करके। और बहुत जल्द ही आपको कवर करेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर सारा के सारे क्लास हम करवा देंगे। एक कमेंट करके आप जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एक कमेंट आप जरूर करिएगा। और कुछ कमी लगे तो वो ज़रूर हमें बताइएगा कि सर आप यहाँ पे कमी क्या है, सर इस तरह से ये है। आप हमें एकदम फ्रेंडली तरह से बात करिए, हम भी आपके दोस्त की तरह हैं।
आप हमसे फ्रेंडली एकदम बात करिए, कमेंट के थ्रू आराम से। मुझे जो आपको दिक्कत है, जो आपको लगे कि सर को इस तरह से करना चाहिए, भाई को इस तरह से कराना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ज़रूर हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद बिहार दरोगा एग्ज़ाम के बाद मद्य निषेध की एग्ज़ाम होगी, तो उसमें भी हम उसका भी आप प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और लूसेंट के तथ्य हो गए, और द 10 मिनट शो हम लाएंगे जरूर। द 10 मिनट शो के नाम से द 10 मिनट शो एक लाएंगे, और उसमें 10 मिनट के अंदर कुछ एक फैक्ट को हम कवर करेंगे। वो आपको डेली एक वीडियो अपलोड होगी, 10 मिनट्स का क्लास होगा, वो 10 मिनट में एक फैक्ट आपका हम कवर करवाएंगे। तो जरूर रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।